क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का राम राम। आज लेकर आया हूं रामायण से जुड़ी कुछ बेहद रोचक और अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां जो शायद आपको अब तक पता न हो। राम जन्म से लेकर रावण वध तक की रामायण की कहानी तो आप जानते ही होंगे, पर क्या आपको पता है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के सभी वनस्पतियों और वन क्षेत्रों के प्रामाणिक विवरण भी वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध हैं। हिमालय की चोटियों से लेकर लंका के सदाबहार जंगलों तक इस रामायण में वर्णित 139 पेड़ पौधों और झाड़ियों की दिलचस्प और उपयोगी जानकारियों की निधि है हल्द्वानी की यह रामायण वाटिका। अधर्म के ऊपर धर्म की विजय के साथ साथ प्रकृति पर्यावरण तथा वन वनस्पतियों का विस्तृत विवरण भी है वाल्मीकि रामायण। रामायण का एक ऐसा ये अनछुआ पहलू है जिसके बारे में सामान्य जनता को ज़्यादा पता नहीं है और हम लोगों ने सोचा कि रामायण के इस पहलू के बारे में भी लोगों को एक बताया जाए कि जो राम के पूरे वनवास की यात्रा थी वो अलग अलग तरह के वनों से होते हुए भगवान राम गुजरे। उसमें रामायण के अरण्य कांड में श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का विस्तृत विवरण है। अपने इस वनवास में भगवान राम चित्रकूट और दंडकारण्य, जहां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, पंचवटी जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, और किष्किंधा जहां शुष्क एवं नम पर्णपाती वन या बोथ ड्राई एंड वेट डिसिडुअस फॉरेस्ट से होकर गुजरे थे। भगवान राम जो एक सबसे उल्लेखनीय बात थी वो ये थी कि वाल्मीकि रामायण में जिन जिन स्थानों पे, जिन जिन भौगोलिक क्षेत्रों पे जिस जिस तरह के वनों के प्रकार बताए गए थे, जो वनस्पतियां वर्णित की गई थी, उसमें आज की तारीख में भी उनका जो स्वरूप है उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री राम के वन गमन पथ व पड़ाव के अतिरिक्त रामायण में वर्णित द्रोणागिरी, जहां से हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, के आसपास के एल्पाइन फॉरेस्ट और अशोक वाटिका, जहां मां सीता को रखा गया था, के आसपास के सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट आज भी विद्यमान हैं। तो वाल्मीकि रामायण में वहाँ पे जो प्रजातियाँ लिखी गई थी, जो है चंपा थी, मौलश्री थी, पारिजात थी, नागकेसर थी, ये सारी सीता अशोक थी जिसके नीचे जो है सीता जी रहती थी। तो ये सारी एवरग्रीन फॉरेस्ट की स्पीसीज़ हैं। आज भी सदाबहार वन क्षेत्रों की एक ये प्रजातियां हैं और नागकेसर तो श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। वाल्मीकि रामायण में अलग अलग वन क्षेत्रों के साथ ही लगभग 139 वनस्पतियों के विस्तृत विवरण भी उपलब्ध हैं। इन सभी वनस्पतियों के नाम, संस्कृत नाम, साधारण नाम व वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक स्वरूप जैसे वृक्ष, झाड़ी या घास, और रामायण के किस श्लोक में उनका जिक्र है, ये सभी जानकारियां इस रामायण वाटिका में दर्शाई गई हैं। इनमें अधिकांश राम वनवास के समय हुए राम सीता संवाद से उद्धृत हैं। साथ में भगवान राम सीता जी को तरह तरह की वनस्पतियों के बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं। उनका वासस्थल क्या है, उनके क्या प्रयोग हैं, उनके क्या औषधीय गुण हैं और उनको कैसे पहचाना जाए, उनके क्या लक्षण हैं। स्पष्ट है कि उत्तराखंड वानिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्मित इस रामायण वाटिका को आम पर्यटक हों या स्कूली बच्चे सभी हाथों हाथ ले रहे हैं। तो ये सब रामायण में है, लेकिन हम लोग को इतना अच्छे से नहीं बताया जाता है क्योंकि हम लोग इतना फोकस ही नहीं करते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन रामायण है तो उसी के बारे में बात की है, उसी के बारे में जाना है। सालों से रामायण पढ़ते आ रहे हैं, देख के भी आ रहे हैं। यहाँ पर हल्द्वानी में होता रहता है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। तो वहाँ पे जो दिखाया जाता है वो मेनली युद्ध दिखाया जाता है या धर्म और अधर्म के बारे में बताया जाता है। फिर यहाँ का जो अनुभव रहा है कि यहाँ पे पेड़ पौधे नेचर के बारे में बताया गया, जो पूरा नज़रिया बदल दिया हमारा। काफ़ी चीज़ें नई देख रहे हैं हम,
जो कि बहुत सारी वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो यहाँ पे इतने इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छे एफर्ट डाल करके इनको उगा रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रिजर्व किया हुआ है। आज पहली बार हमें रामायण में मतलब एक नए तरीके की रामायण देखने को मिली। मुझे पता नहीं था कि रामायण में ऐसे बहुत सारे पेड़ों का और औषधियों का भी है, उसमें रिटर्न है। तो मेरे को अभी ये मेरा बहुत न्यू एक्सपीरियंस था रामायण के प्रति। यहाँ आप यह भी जानेंगे कि वन कब कब शांत, मधुर, रौद्र या विभत्स रूप धारण करते हैं, ऋतुओं, परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण वनस्पति शास्त्र का पूरा ग्रंथ है, बॉटनी का पूरा एनसाइक्लोपीडिया है, जिसकी छवि सुरुचिपूर्ण ढंग से आप देख सकते हैं हल्द्वानी की इस रामायण वाटिका में। प्रभु राम ने 14 साल के वनवास में से 11.5 साल चित्रकूट में बिताए थे। दंडकारण्य में अनेकों क्रूर राक्षसों को दंड दिया था, पर कौन कौन से वनस्पति पाए जाते थे उन क्षेत्रों में, इन जानकारियों को उन कहानियों के कथानक में बड़ी सहजता पूर्वक बुना गया है रामायण में। भारद्वाज ऋषि की सलाह पर प्रभु राम के वनवास का पहला पड़ाव चित्रकूट में हुआ। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित यह क्षेत्र आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। रामायण का प्रसिद्ध भरत मिलाप का प्रकरण यहीं कामदगिरी पर्वत पर घटित हुआ था। चित्रकूट का क्षेत्र था, तो उसमें जो है जो वाल्मीकि की रामायण थी उसमें सादन, श्योनक, ब्राह्मी और आम, नीम और बांस इत्यादि वनस्पति प्रजातियों का बड़ा विस्तार से वर्णन है। तो उसमें से इन प्रजातियों को हमने यहाँ पे उगा के और इन प्रजातियों को एक प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। चित्रकूट की प्रमुख वृक्ष प्रजातियां नीम, आम, असन, बांस आदि यहां रामायण वाटिका में प्रदर्शित हैं। चित्रकूट के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण दंडक वन या दंडकारण्य पहुंचे। मध्य भारत का जो क्षेत्र था दंडकारण्य, जहाँ भगवान गए, और दंडकारण्य का मतलब होता है दंडक धन अरण्य, मतलब जहाँ पे उन्होंने असुरों को दंडित किया, वो वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ कि वो साल और सागौन के क्षेत्र थे। आज भी जो दंडकारण्य का क्षेत्र माना जाता है, छत्तीसगढ़ में बस्तर के आसपास का क्षेत्र और तेलंगाना और उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्र, आज भी वो साल और सागौन के जंगलों का ही वहाँ पे आधिक्य है। उस अवधि में रामायण में वर्णित दंडकारण्य के साल, सागौन, अर्जुन, पाडल आदि वृक्षों की प्रजातियां लोग आज यहां इस रामायण वाटिका में देख सकते हैं। चित्रकूट और दंडकारण्य के बाद आइए जानते हैं कि पंचवटी और किष्किंधा में कौन कौन से वन क्षेत्र और वनस्पतियों के विवरण हैं रामायण में। और ये तो आप जानते ही हैं कि पंचवटी में मां सीता का हरण हुआ था और किष्किंधा में प्रभु राम और भक्त हनुमान का परिचय। आज महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी से मां सीता का हरण तो रामायण की सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक है। पर साथ ही प्राकृतिक और वानस्पतिक संदर्भ से भी पंचवटी के नाम की सार्थकता अद्भुत है। ये 5 वटियाएं पीपल, बरगद, बेल, आंवला और अशोक, पांचों वनस्पतियां न केवल पारिस्थितिकीय तंत्र की दृष्टि से बल्कि औषधीय रूप से भी बहुत ही समृद्ध प्रजातियां हैं। बेल और आंवला के बारे में तो हम लोगों को पता ही है, सीता अशोक में भी बहुत ही औषधीय गुण पाए जाते हैं। और पीपल और बरगद के बारे में हम लोगों को पता है, जो भी इकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि इसको हम की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। मतलब वो प्रजातियां जो इकोसिस्टम को पूरा संभाले रखती हैं, अगर उनको हटाया गया तो पूरा इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। स्पष्ट है कि हमारी परंपरा और संस्कृति की संकल्पनाओं में अद्भुत सार्थकता है। हमारे पूर्वजों की या उस समय के जो भी लोग थे उनकी पर्यावरण के
प्रति एक जो वैज्ञानिक समझ थी, उसका भी ये एक जो है सीधा एक उदाहरण है कि जो भी प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से या औषधीय गुणों के दृष्टि से महत्वपूर्ण होती थीं, तो उसको वो बड़ा एक सम्मान और एक बड़े पवित्र दृष्टि से देखते थे और उसको पूजनीय मानते थे। वैसे तुलसी, सेमल और सफेद तिल भी पंचवटी क्षेत्र की प्रमुख प्रजातियां हैं। रामायण वाटिका से बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। बोटैनिकल फॉरेस्ट और वो सब थे, वो सब कुछ एक्चुअली में कनेक्टेड है और उसके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है। पंचवटी, वहाँ से सीता जी का हरण हुआ था, तो वहाँ से हम लोगों को पता चला है कि पंचवटी भी एक बोटैनिकल फॉरेस्ट हुआ करता था। फिर अभी भी है। हाँ, वही बहुत बड़ी बात है कि वो जो चीज़ पहले हुआ करती थी वो आज भी एक्सिस्ट करती है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। किष्किंधा वह पवित्र स्थल है जहां भगवान राम और भक्त हनुमान की मार्मिक भेंट हुई थी। जब किष्किंधा से गुजरे भगवान राम, तो वहाँ पे चंदन, रक्त चंदन, ढाक, कटहल इत्यादि प्रजातियों का काफ़ी विस्तार से विवरण किया गया, उनके हैबिटेट का, वासस्थल का, उनके औषधीय गुणों का। तो उसको यहाँ पे हम लोगों ने तैयार करके और उसको लगा के एक समझाने के लिए और एक प्राकृतिक शिक्षा के तौर पे, नेचर एजुकेशन के तौर पे यहाँ पे प्रदर्शित किया है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित किष्किंधा का वह इलाका आज भी चंदन, रक्त चंदन, कटहल और ढाक जैसी प्रजातियों से भरे पूरे हैं। इन सब को यहाँ रामायण वाटिका में भी देखा जा सकता है। आपको विश्वास करना ही पड़ेगा कि रामायण में हिमालय की चोटियों से लेकर लंका के जंगलों तक की उपयोगी जानकारियां हैं। जब आप इस रामायण वाटिका में द्रोणगिरी से लेकर अशोक वाटिका तक की प्रकृति और पर्यावरण संबंधी जानकारियों से रूबरू होंगे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण की जान बचाने वाली रामायण की बात तो सबको पता है, पर रामायण वाटिका में आप उस द्रोणागिरी पर्वत की ताजा भौगोलिक स्थिति से भी अवगत हो सकते हैं। ये जो द्रोणागिरी का क्षेत्र है, ये उत्तराखंड में चमोली जिले में इसकी भौगोलिक स्थिति बताई गई। अभी भी वहाँ द्रोणागिरी का एक नाम से पर्वत है और उसका किनारे का हिस्सा टूटा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में संजीवनी के अलावा विशल्यकरणी, संधानी, सुवर्णकर्णी, रुद्रवंती और जीवंती नाम की औषधीय प्रजातियों की भी चर्चा है। इनमें से 2 संजीवनी और जीवंती बूटियों के पौधों को इस रामायण वाटिका में देखा जा सकता है। साथ ही जारी है इस रामायण वाटिका की शिक्षाप्रद भूमिका भी। हमें अपने रामायण के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने को मिली। जैसे हमने देखा है कि श्रीलंका का नेशनल जो ट्री है उसके हमें बारे में पता है, हमने देखा कभी नहीं है, उसको देखने को मिला, जिसका नाम है नाग केसर। और बहुत सारी चीज़ें जानवी यहाँ नाग केसर इसलिए देख पाई क्योंकि उसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में है। वाल्मीकि रामायण में अशोक वाटिका में वर्णित वनस्पतियों में प्रमुख हैं सीता अशोक, चंपा, मौलश्री, नाग केसर, सप्तपर्णी, कोवितारा और विभिन्न जलकुमुदनी। सीता अशोक या नाग केसर जैसी प्रजातियां जो इस क्षेत्र की नहीं हैं, वो जो है जो दक्षिण भारत के हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, जिनको हम बोलते हैं कि वर्षा वन या सदाबहार वन, तो वहाँ की प्रजातियां थी। बट यहाँ पे हम लोगों ने उसको तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई और हम लोगों ने उसको तैयार करके यहाँ पे लगाया हुआ है। एक रोचक तथ्य यह है कि उस समय की लंका में वृक्षों का काटना निषेध था। रामायण की वह अशोक वाटिका जिसमें मां सीता ने रावण की लंका में समय बिताया था, आज के श्रीलंका में नुआरा एलिया शहर के हकगला वनस्पति उद्यान में स्थित है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु के अवतारों में से ही एक गौतम बुद्ध का जन्म, उनकी मृत्यु और इन दोनों के बीच ज्ञान प्राप्ति किन किन वृक्षों के सानिध्य में हुई थी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राम, सीता, लवकुश, लक्ष्मण, हनुमान, शबरी, ये सब रामायण के प्रमुख पात्र तो हैं ही, पर क्या आप जानना चाहेंगे कि ये सभी नाम कैसे प्रकृति में भी रच बस गए हैं? तो चलिए रामायण वाटिका। सीताफल या शरीफा से तो लोग भली भांति परिचित होंगे। आइए आज हम आपको दिखाते हैं रामायण के कुछ अन्य प्रमुख पात्रों के नाम वाले फलों के पौधे। यहाँ पे मुख्य रूप से जो 4 फल की आपने जिक्र किया है, राम फल है, सीताफल है, हनुमान फल है, लक्ष्मण फल है, ये जो कि सिट्रस प्रजाति के पौधे हैं, इनको चारों कोनों पे हमने स्थापित किया है। ये देखिए, राम फल, सीताफल, लक्ष्मण फल, और हनुमान फल के पौधे। सिट्रस प्रजाति के ये चारों पौधे दरअसल भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी घाट के मीठे फल हैं, जिन्हें विशेष रूप से इस रामायण वाटिका में लगाया गया है। फिर रामायण में शबरी की अगाध भक्ति ने तो बेर को भी एक पवित्र फल बना दिया। पहले चखती है कि वो मीठा है या नहीं और फिर उन्हें खिलाती हैं, और तब से उस फल को भी बहुत रिलीजियस माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आज सीखने को मिली है यहाँ पे रामायण वाटिका में। लवकुश की कहानी ने भी बच्चों को चौंका दिया। बच्चों ने जाना कि सीता मां के गर्भ से केवल लव का जन्म हुआ था और कुश को एक विशेष परिस्थिति में वाल्मीकि जी ने कुश घास से लव की अनुकृति के रूप में बनाया था। जहाँ से कुश का जन्म हुआ वो एक कुश प्लांट वैरायटी है और घास है, और एक उसमें से ऋषि मुनि ने उसको कुश को जन्म दिया। तो एक वो बहुत एक इनोवेटिव और एक नई चीज़ सीखने को मिली हमको। जो लव और कुश राम जी के पुत्र थे, वो पुत्र एक ही था, परंतु जो एक कुश घास थी उससे कुश को बनाया गया था। तो ये बात एक मुझे बिल्कुल नई पता चली कि जो आज तक किसी ने नहीं बताई थी। इस प्रकार हल्द्वानी की यह रामायण वाटिका पर्यटकों, स्कूली बच्चों और शोधार्थियों के लिए अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ी जानकारियों का भंडार साबित हो रही है। राम की तरह बुद्ध को भी विष्णु का एक अवतार ही माना गया है, और हल्द्वानी के इस एथनो बोटेनिकल गार्डन में रामायण वाटिका के साथ साथ एक बुद्ध वाटिका भी है। भगवान बुद्ध के जीवन को प्रकृति और पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती। बिहार के बोधगया में इस पीपल पेड़ के नीचे गौतम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध बने थे। हल्द्वानी की इस बुद्ध वाटिका में यह उसी बोधि वृक्ष के नीचे समाधिस्थ बुद्ध की अनुकृति है। बुद्ध के जीवन में भी जो वृक्षों का महत्व था, बुद्ध के जीवन के हर स्टेज पे कोई ना कोई एक वृक्ष प्रजाति जुड़ी हुई थी, तो उसको भी हम लोगों ने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। करीब 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आम के पेड़ के नीचे। 35 साल की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, और 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भौतिक शरीर छोड़ा था साल के वृक्षों के बीच। इस बुद्ध वाटिका में 2 साल के पौधों के बीच लेटी बुद्ध की भव्य प्रतिमा अत्यंत प्रेरणादायक है। उनके पूरे जीवन काल में किन किन वृक्ष प्रजातियां हो गई या झाड़ी प्रजाति, घास प्रजातियां, उनका जो महत्व रहा है, तो उसको यहाँ पे एक जगह हमने लगाने का प्रयास किया है। आम, पीपल और साल के वृक्षों के अतिरिक्त भी कई वनस्पतियों और वन क्षेत्रों का बुद्ध के जीवन से संबंध रहा है। जैसे कुश घास की चटाई पर वो ध्यान किया करते थे।
शीशम के पत्तों को हाथ में ले बुद्ध ने अपने 4 शाश्वत सत्यों का प्रतिपादन किया था। बरगद के वृक्ष के तले वो अक्सर ध्यान में लीन रहते थे। इनके साथ साथ अशोक, अमलताश और बांस आदि प्रजातियों के भी बुद्ध के जीवन से निकट के संबंध रहे हैं। बुद्ध का रात्रि विश्राम भी किसी न किसी जलाशय के पास या वृक्ष के नीचे ही हुआ करता था। इस प्रकार रामायण वाटिका से लेकर बुद्ध वाटिका तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न प्राकृतिक पहलुओं को उकेरती अनेकों झांकियां प्रदर्शित हैं उत्तराखंड वानिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्मित हल्द्वानी के इस बायोडायवर्सिटी पार्क में। रामायण को प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में समझकर निश्चित है आप बोल उठे होंगे, क्या बात है। जी हाँ, यही हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।